अजंतु देखने में एक आम शहर लगता था, लेकिन असल में ये सिर्फ वैम्पायर्स के लिए एक बड़ा फूड स्टोरेज था। उधर एक वैम्पायर ने अभी-अभी ताज़ा खून पिया था। हवा में डार्क मैना की महक थी। वो सोच रहा था कि क्या यहाँ इmmॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट को लेकर कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कि उसे इतनी जल्दी अपना प्लान बदलना पड़ रहा था। अजंतु का वैम्पायर एक हैंडसम आदमी, लाल आंखें, नुकीले दांत और पीला रंग अपने अगले शिकार को तलाश रहा था। छत पर खड़ा फायर बोला, काले मना की गंध बहुत तेज है। क्या उन्होंने एक दूसरे को अमर राजा के टुकड़े के लिए मार डाला? कितनी अफसोस की बात है। वह चाहता था कि ये टुकड़े पूरी तरह से परिपक्व हो जाएं और फिर नष्ट कर दिए जाएं। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं पता कि इसे किसने चुराया, लेकिन मुझे यह पता है कि यह कहाँ जा रहा है। उसने अपने हाथ मोड़े और कहा, इसलिए चोर को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। इस समय हाइंस, जो कुछ समझ नहीं पाया था, ने पूछा, क्या वह एक वैम्पायर था? डायना, जो अभी भी रो रही थी, बोली, हाँ, वह और वार्कोलक्स दोनों। सभी संगठन वैम्पायर्स द्वारा चलाए जाते हैं। अगर वह शहर से भाग भी गया, तो भी वह बच नहीं पाएगा। डायना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। फिर उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकते हुए कहा, क्या करूं? वह और मेरा छोटा भाई वैसे भी मारे जाएंगे। एवटार ने उसका चेहरा पकड़कर चिल्लाया, होश में आओ। अगर तुम्हारी बातें सही हैं, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम जानती हो कि उन्होंने तुम्हारे भाई को कहाँ लिया? उसने झिझकते हुए पूछा। डायना ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। अगर वह मेरी मदद करेगा, अकेले जाना खतरनाक होगा। हांस मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, मुझे पता है इन लोगों से कैसे निपटना है। वह सोच रहा था कि इस बेचारी लड़की को बचाने का मिशन शुरू हो चुका है। कुछ समय बाद कुछ बैंडिट्स एक टैवर्न में कार्ड खेल रहे थे। एक ने टेबल पर कुछ चांदी के सिक्के फेंके और कहा, ऑल इन। बैंडिट ने उसे हंसी के साथ देखा और पूछा, कहाँ से लाया इतना पैसा एक कर्जदार? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज सुबह एक बेवकूफ को लूटा और अच्छा मुनाफा हुआ। तभी हेन्स ने अपने हाथ से टैवर्न का दरवाजा खोला। एक बैंडिट अपने सीट से उठकर उसके पास आया। उसका साथी बोला, ये कौन सा बेवकूफ है? ये कौन है? बैंडिट ने उसे हाथ से रुकने का इशारा किया और इंतजार करने को कहा। फिर उसने एविटार के सिर पर हाथ रखा और उंगली से उसे इशारा करते हुए बोला, किड, ये वही बेवकूफ है जिसे उन्होंने लूटा। क्या वह उन्हें और पैसा देने आया है? वह हंसी के साथ बोला, क्या वह हमारे साथ शेयर करना चाहता है? बिल्डिंग के प्रवेश द्वार के पास दीवार के बाएं हिस्से में वैम्पायर के निशान पर खून की बूंदें टपक रही थीं और एक गार्ड घुटने के बल बैठा था। सिर दीवार से टिका हुआ था। बैंडिट ने पूछा, गार्ड के साथ क्या हुआ? क्या उसे सिक्का दिया था या क्या? हाइंस ने कहा, मैं दूसरी बार नहीं पूछने वाला कि बच्चे को कहाँ लिया। बैंडिट ने उसे उंगली से इशारा किया और गुस्से में पूछा, क्या? क्या वह पागल है? क्या वह जानता भी है कि वह किससे उलझ रहा है? उसी समय एवटार ने एक बैंडिट को गले में चाकू घोंप दिया और कहा, मुझे पूरी तरह से पता है कि ये लोग किस तरह के कचरे हैं। वे सिर्फ अपनी स्वार्थी लालच के लिए परिवारों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसने सोचा, एक को निपटा दिया, लेकिन अभी दो और बाकी थे। बैंडिट्स ने उसकी ओर दौड़कर हमला किया। एक ने चाकू घुमाकर कहा, ये क्या बकवास है? उसके साथी ने कहा, क्या उसे यह भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं? इसे मरना होगा। हाइंज ने भी चाकू घुमाया और सोचा, इसके पास ताकत है और उसके पास बेहतरीन सुपर स्किल्स हैं। वह इसे कर सकता है। अवटर ने एक बैंडिट पर हमला किया, जबकि दूसरा उसे चाकू से वार करने की कोशिश कर रहा था। बैंडिट उसके हाथ कांपते हुए चाकू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये सोचते हुए, यह क्या है? हाइंज ने उसे चाकू घोंपते हुए सोचा, -21। फिर वह अलग हो गया और हंसी के साथ कहा, कोरियाई में बना बुलेट प्रूफ जैकेट, कमीने। उसके पीछे खड़ा बैंडिट अपना हथियार घुमाता है, लेकिन एवाटार ने तीव्र गति से घुमा और अपनी मैजिक बैरियर का इस्तेमाल किया। बैंडिट हैरान होकर बोला, मैजिक बैरियर? इसे यह जादुई उपकरण कहां से मिला? उसी समय एक चाकू उसकी छाती में घुस गया और एवाटार ने सोचा, -31। फिर उसने अपनी कमर में लगे जादुई उपकरणों को देखा और सोचा,
अच्छा हुआ जो मैंने इतने सारे जादुई उपकरण साथ लाए थे। उसने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली। क्या ये सब खत्म हो गया? क्या मैंने बहुत ज्यादा जादुई उपकरण ले लिए हैं? मैंने तो आधे भी इस्तेमाल नहीं किए। उसी समय कुछ और बैंडिट सीढ़ियों से नीचे आए और एक ने नीचे से चिल्लाते हुए पूछा, "ये शोर क्या है? यह क्या आदमी है?" हाइंस उन्हें संदेह से देखकर सोचने लगा। कसूरवार उसकी लंबी जुबान है। फिर से मुसीबत में पड़ गया। बिल्डिंग से चीखें आ रही थीं। 6, 7, 81 थोड़ी देर बाद हाइंस गिरते हुए बैंडिट्स के बीच खड़ा था। उसके कंधे में चाकू घुसा हुआ था और वह भारी सांस ले रहा था। उसने पूछा, "इतने सारे क्यों हैं?" मैं गिन नहीं पाया। फिर उसने चाकू को अपने कंधे से निकाला और कहा, "लड़ते वक्त भूल गया था।" फिर उसने नीचे पड़े बैंडिट की ओर मुड़कर उसका सिर अपने पैर से दबाते हुए चिल्लाया, "हे बड़े भाई, आज उन्होंने लड़के को कहाँ पकड़ा था?" उसने गुस्से में पूछा, "क्या वह सोचता है कि वह मुझे सब कुछ बता देगा? वह बाहरी आदमी है ना? वह नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है, लेकिन उसे इसका पछतावा होगा। उसका बॉस जल्द ही आएगा और जब वह इसे देखेगा तो उसकी खैर नहीं होगी।" एवेटार ने उसकी जानकारी का धन्यवाद किया और फिर अपना पैर घुमाकर कहा, "उसे अपनी जान की चिंता करनी चाहिए।" अगले पल एक दर्द की चिल्लाहट सुनाई दी। कुछ समय बाद हाइंस ने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि लड़का जमीन पर बैठा था। तो उसने पूछा, "क्या वह एरन है?" एरन डर के मारे कांपते हुए अपना सिर पकड़कर माफी मांगने लगा। अवतार ने अपनी एक घुटने पर झुकते हुए अपनी हाथ बढ़ाई और उसे डरने के लिए कहा, "डरो मत, तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाने को कहा था।" आरोन ने पूछा, "क्या वह उसकी बहन को जानता है?" इस वक्त एक बैट के रूप में एक वैम्पायर वहां उड़ते हुए आया। हाइंस ने आरोन से कहा कि यह सच था। वह उसे सब समझा देगा जब वे यहां से निकलेंगे, लेकिन पहले उन्हें निकलना होगा। वैम्पायर पहले ही इस इमारत की खिड़की पर आ चुका था और मानव रूप में बदलते हुए पूछा, "तुम कौन हो? कैसे तुम मेरे खाने को मेरी रेस्टोरेंट में छूने की हिम्मत कर सकते हो?" हाइंस को डर लगा। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई और वैम्पायर ने कहते हुए जारी रखा, "क्या तुम अनाज्ञाकारिता के शपथ से हो?" हाइंस ने लड़के को कंधे से पकड़ते हुए सोचा, एक वैम्पायर। वैम्पायर ने पूछा, "या फिर क्या तुम इस लड़के के भाई हो?" उसने आगे कहा कि वह जानता था जो लोग उनसे टकराते हैं, उनका क्या हाल होता है। अवतार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है जिसे उनके झगड़ों में लूट लिया गया।" उसने आरोन को अपने हाथ से ढकते हुए कहा कि यह बस संयोग था कि उसने इस लड़के की मदद की। वैम्पायर ने अपनी अंगुली उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, "सच में? कितनी बोरिंग बात है।" उसने कहा कि वह लड़कों को खाना पसंद करता है और वे यहीं मर जाएंगे। हाइंस ने आरोन को अपने शरीर से ढकते हुए उसे दौड़ने के लिए चिल्लाया। उसी वक्त वैम्पायर ने अपनी हाथ से एक जादुई प्रक्षेपण छोड़ा, जिससे चारों ओर का सब कुछ नष्ट हो गया। अवतार लड़के को अपने करीब पकड़े हुए जमीन पर लेट गया और शराब की बू आती हुई महसूस की। फिर वह उठते हुए कहा, "शराब की खुशबू, क्या ये एक बैरल है?" फिर उसने आरोन के सिर पर हाथ पटका और पूछा, "क्या तुम ठीक हो? क्या यही सच है?" और फिर उसने कहा कि यह उसका आखिरी मौका था, उसे जल्दी से बाहर भाग जाना चाहिए। वैम्पायर उसके पास उतरते हुए कहा, "तुमने बचने की कोशिश की तो तुम मुझसे तेज निकले। डिनर से पहले एक शानदार वार्म अप।" अगले पल उसने अपनी लंबी पंजों वाली हथेली से हमला किया। अवतार ने आरोन को दरवाजे की तरफ धकेलते हुए उसे चिल्लाते हुए कहा कि उसे दौड़ना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, बस उसे वापस नहीं आना चाहिए। फिर तलवार की मदद से उसने वैम्पायर के हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन दांत पीसते हुए उसने देखा कि पंजे अब और भी लंबे हो गए थे। ये उसके शरीर में गहरे घुसे और वैम्पायर ने कहा, "तुम्हारे पास एक मजबूत शरीर है, शानदार पुनरुत्थान की क्षमताएं हैं।" हाइंस ने दर्द से अपनी दांतों को भींचते हुए सोचा कि ताकत में फर्क बहुत ज्यादा था। वैम्पायर ने अपनी जीभ से होंठ छाटा और कहा, "यह पकवान पहले से नहीं था, लेकिन लगता है अब यह असली दावत बन जाएगा।" अवतार ने सोचा कि अगर वह खेलना नहीं चाहता, तो वह बहुत पहले मर चुका होता। वह सिर्फ चुप नहीं बैठ सकता। फिर उसने अपनी हाथ से उसे मारा, लेकिन वैम्पायर ने उसकी हाथ को अपनी लंबी पंजे से काटते हुए कहा, "अरे बाप रे!" उसने सोचा
कि उसे खाने से पहले उसकी हड्डियों को थोड़ा खुरचने की जरूरत है। वह अवतार को हवा में उठाकर अपनी पंजे पर लटका लिया और कहा, यहीं से तुम्हारा नासमझ प्रतिरोध खत्म होता है। तुम इसकी कीमत चुकाओगे? फिर उसने उसके गले की ओर बढ़ते हुए कहा। हाइंस ने सोचा, अगर ताकत में फर्क है तो उन्हें बस मर जाना चाहिए। उसी वक्त उसने अपने मुंह से अंगूठी को निकालकर उसे छोड़ दिया, जिससे चारों ओर आग लग गई और वैम्पायर ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या है? एक आग जादू का उपकरण? क्या वह इसे अब तक छिपा कर रख रहा था? अवतार ने सोचा। जब उसे जमीन पर गिराया गया, उसने शराब के गिरने की ओर देखा और सोचा कि इस स्थिति का कैसे फायदा उठाया जा सकता है। वैम्पायर ने डरते हुए चिल्लाया, पागल आदमी! वह मेरे साथ मरना नहीं चाहता। फिर उसने कहा, अगर आग जमीन को छूती है तो वह जलकर मर जाएगा। उसे निकलना होगा। फिर उसने अवतार के शरीर को अपनी पंजे से काटते हुए हंसते हुए कहा, नाजुक मांस के टुकड़े! लेकिन अगले पल हाइंस ने पूरी ताकत से अपना सिर उसे मारा, जिससे वह दूर जा गिरा और चिल्लाया, तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा शरीर मजबूत है और तुम्हारी पुनरुत्थान की क्षमता शानदार है। तुम एक टफ डेलिकेसी हो। वैम्पायर ने डरते हुए चिल्लाया। नहीं। जब अवतार उसे करीब आते देखा तो उसने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल एक विस्फोट ने पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया। हाइंस, जो आग में घिरा हुआ था, जमीन पर पड़ा हुआ था और कह रहा था, वाह, प्रभावशाली। यह सोचकर कि वह बच गया, उसे यह समझ आया कि मजबूत होना भी कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। उसी वक्त उसे यह महसूस हुआ कि उस बदकिस्मत लड़की को बचाने का मिशन अब पूरा हो चुका था। जलती हुई इमारत के बाहर डायना अपने भाई को गले लगाए हुए लपटों को देख रही थी। उसने कहा, चाचा। उस वक्त एक सिस्टम विंडो अवतार हाइंस के सामने दिखाई दी, जिसमें लिखा था, अवतार हाइंस की मृत्यु हो गई। अवतार 7 दिनों में पुनः जन्म लेगा। कुछ समय बाद डायना एक आदमी के जूतों को साफ कर रही थी और जब जूते सूरज में चमकने लगे तो आदमी ने कहा, बस हो गया। उसने उसकी बात मानी। आदमी ने टेबल पर पैसे रखे और डायना ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहा। फिर माथे से पसीना पोंछते हुए वह गहरी सांस ली। तभी अवतार उसके पीछे आया और पूछा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए मुड़कर कहा, हाँ बिल्कुल, कृपया बैठ जाइए। फिर वह चौंकी हुई, खुश होते हुए अवतार को गले से लगा लिया और खुशी से बोली, चाचा आप ठीक हैं? हाइंस ने भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल, मैं ठीक हूं। क्या मैं ऐसा लगता हूं जो इतनी आसानी से मर सकता है? ये सब झूठ था। हालांकि इस बार अवतार सच में मर चुका था। प्रोटागोनिस्ट ने कहा कि वह अगले हफ्ते पुनः जन्म लेगा। डायना बहुत घबराई हुई थी। क्या मुझे नया अवतार बनाना चाहिए? उसने हाथ से आगे इशारा करते हुए कहा, अब से मैं ही हाइंस हूं। सामान्य कौशल तेजी से बढ़ाना, नोट्स संग ह्यून का तीसरा अवतार। उसने सोचा कि वह अवतार का इस्तेमाल करने में जल्दी कर रहा था। डायना को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अलग है ना? वह यकीन करती थी कि वह वही है क्योंकि उनकी आत्माएं एक जैसी हैं। डायना ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अब यहां नहीं आ सकते। वैम्पायर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अवतार ने उसके सिर पर हाथ पटका और कहा, चिंता मत करो, मैंने सब तय कर लिया है। हाइंस ने सोचा कि उसके पास इमोर्टल किंग हांस का साथ है, तो अब वैम्पायर कोई समस्या नहीं थी। कुछ समय बाद हाइंस भी बिस्तर के किनारे पर बैठकर सिस्टम विंडो को देखते हुए सोच रहा था। उसने कहा, मुझे 10 दिन तक इंतजार करना होगा ताकि अंतरआयामी ट्रांसफर पूरा हो सके। यह जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। उसी वक्त वेरिक दीवार को तोड़ते हुए कमरे में घुस आया और हाइंस को गले से पकड़ लिया। वेरिक ने अवतार का सिर दीवार पर जोर से पटका और पूछा, क्या ये सब तुम्हारी ही करनी है ना? जंगल से जो निशान मिले वे सीधे यहीं तक आते हैं। अवतार ने सोचा, वैम्पायर्स, क्या इन्हें सब पता चल गया है? वैम्पायर ने कहा, यह बाहरी व्यक्ति तुम्हारे मरे हुए वैम्पायर की देख रेख में था। हाइंस दूसरे को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका गला घोंटा जा रहा हो, लेकिन उसमें विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। उसने अपने दांत भींचे और सोचा, क्या राक्षस है ये? वेरिक उसके गले के करीब आया और कहा, मुझे यहाँ डार्क मैजिक की कोई आभा महसूस नहीं हो रही और ना ही मेरे राजा के खून की गंध आ रही है।
अवतार ने आंखों के कोने से उसकी ओर देखा और कहा, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस सो रहा था। वेरिक मुस्कुराया और कहा, सच में? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? फिर उसने अवतार को और कसकर पकड़ा और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में ढसा दी। उसने कहा, ठीक है, अब मैं फिर से पूछूंगा। धीरे धीरे, झूठ बोलकर बचना अब नामुमकिन है। हाइंस द्वितीय का पूरा शरीर कांप उठा। उसने सोचा, यह पागलपन है। फिर से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसी वक्त एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें लिखा था कि एंटिटी का रूप अब वैम्पायर में बदल गया। वेरिक पीछे हटा और फिर बोला। सिस्टम नोटिफिकेशन में दिखा कि उसे एक स्पेशल स्किल मिली है, लेगेसी ऑफ लिटिल ब्लड। अब उसकी सुपर रीजनरेशन स्किल हटकर सिर्फ रीजनरेशन रह गई थी। उस वैम्पायर ने, जो एक जबरदस्त आभा से घिरा था, पूछा, क्या वह सच में वाव ऑफ डिसोबीडियंस का हिस्सा नहीं है? अवतार ने उस उच्च स्तर के वैम्पायर की उपस्थिति से उठने वाले दबाव और अधिकार को महसूस किया, और उसके खून ने जैसे आत्मसमर्पण के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने जवाब दिया, हाँ लॉर्ड वेरिक, मैं सिर्फ एक साधारण यात्री हूं। हालांकि वह जानता था कि वह इस आज्ञा का पालन करने की प्रवृत्ति को अनदेखा कर सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ द माइंड इसे एक फिल्टर की तरह ब्लॉक कर रहा था। वेरिक ने मुड़ते हुए कहा, क्या मैं गलत था? ठीक है, अब मेरे साथ चलो, हमारे पास कुछ जरूरी काम है। हाइंस द्वितीय ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, ठीक है, मैं चलूंगा और कुछ जानकारी हासिल करूंगा। कुछ देर बाद वे आजंटू ब्रांच के वॉर्केलैक क्लैन के मुख्य कार्यालय में पहुंचे। जब वे अंदर गए तो वहां मौजूद वैम्पायर्स ने सम्मानपूर्वक वेरिक का स्वागत किया। उनकी नजर जैसे ही अवतार पर पड़ी, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? नया खून? एक महिला? वैम्पायर ने अपना मुंह हाथ से ढकते हुए कहा, क्या सोच रहे थे ये लोग? ऐसा कचरा अपनाने का क्या मतलब? उसी वक्त रोजालिसिया खुशी से हाथ में एक गिलास लिए हाइंस द्वितीय की ओर दौड़ती हुई आई। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए खुशी से कहा, हेलो लिटिल ब्लड, इतने समय बाद। फिर मुस्कुराते हुए उसने अपना परिचय दिया, मैं रोजालिसिया हूं, और तुम्हारा नाम क्या है? अवतार ने उसे देखा और सोचा, ये कौन सी शराबी है? फिर उसने जवाब दिया, मेरा नाम हाइंस है। रोजालिसिया ने उसे गिलास पकड़ाते हुए कहा, तुम इतने रूड मत बनो, हम दोनों माइनर ब्लड हैं, है ना? ये लो, ताज़ा निकला हुआ खून, इसे पी लो। अवतार ने गिलास अपने हाथ में लिया और सोचा, शायद संदेह से बचने के लिए मुझे इसे पीना चाहिए। उसने थोड़ा सा घूंट लिया, लेकिन सेंटर ऑफ द माइंड के फिल्टर के बावजूद उसने अंदर एक अजीब सी प्यास महसूस की। उसने सोचा, बस, पीना खतरनाक हो सकता है। मुझे स्वाद और गंध को ब्लॉक करना होगा और फिर पीना होगा। जब उसने आखिरी बूंद तक सारा खून पी लिया तो वह बोल पड़ा, स्वादिष्ट। रोज़ालिसिया ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उसके गाल पर फिराई और कहा, मुझे तुम पसंद आए। अगर तुम इंसान होते तो मैं तुम्हारा पूरा खून चूस लेती, आखिरी बूंद तक। अवतार ने असहज होकर हंसते हुए पूछा, तुमने मुझे माइनर ब्लड कहा, इसका क्या मतलब है? रोज़ालिसिया ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी और कहा, तो तुम्हें वैम्पायर रैंक्स के बारे में कुछ नहीं पता है ना? उसने समझाया, देखो, माइनर ब्लड इंसानों में किसी नाइट की तरह होते हैं, और प्योर ब्लड किसी एरिस्टोक्रेसी की तरह, जैसे कि लॉर्ड वेरिक। और फिर ट्रू ब्लड होते हैं, जिन्हें हम क्लैन लीडर्स कहते हैं, और उसके ऊपर होता है सेक्रेड ब्लड। वह कुछ कुछ गॉड की तरह होता है। अवतार ने चौंक कर पूछा, भगवान? रोज़ालिसिया ने जवाब दिया, हमारे प्रॉफिट, जिन्हें हमें पूरी तरह से मानना होता है। उसी वक्त ऊपर दूसरी मंजिल पर खड़े वेरिक ने अपने गिलास पर चम्मच से कई बार हल्के ठोके मारे और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने कहा, अब जब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं तो हम असली मुद्दे पर आ सकते हैं। इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट्स गायब हो गए हैं। प्योर ब्लड वैम्पायर पेरिटा ने अपनी एक लट को ठीक करते हुए ध्यान से माहौल को देखा। वेरिक ने आगे कहा, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वे आखिरी बार इस शहर में ट्रांसपोर्ट हुए थे, लेकिन फिर अचानक उनका कोई अता पता नहीं चला। प्योर ब्लड वैम्पायर थियोपोल्ड ने अपने हाथ सीने पर मोड़ते हुए कहा,
और बिरिक ने सुझाव दिया, शायद वे पहले ही शहर में प्रवेश कर चुके हैं। हाइंस ऊपर देखते हुए चौंक गया। क्या? इमॉर्टल किंग के फ्रैगमेंट्स? रोजालिसिया ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें सच में नहीं पता?